Good morning, students. My name is Shikha, and today I am posting chapter number 10 Medieval Society, Empires of Krishnadev Raya and Akbar. So, let's start. The Vijayanagar and Mughal empires, the year 1336 CE, saw the emergence of a great new power in southern India, covering large parts of modern day Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu. Vijayanagara was the name given to both the empire and the city that was its capital. According to oral traditions and epigraphic evidences, Vijayanagara was founded by the legendary Brahmana brothers Bukka and Harihara with the blessings of the great medieval Sant Vidyaranjana. It was ruled by different dynasties at different times. Now students, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्का और हरिहरा ने की थी। इनके जो गुरु थे, संत थे, वो विद्यारण्य थे और इसकी स्थापना 1336 में हुई थी सदर्न इंडिया में, इंडिया के दक्षिण में। और जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के जो ज़्यादातर जो हिस्से हैं, ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, वो उस टाइम विजयनगर के अंदर आते थे। स्टूडेंट्स, एपिग्राफिक एविडेंसेस होते हैं ऐसे प्रमाण जैसे जो हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं शिलालेख, जैसे पत्थरों के ऊपर लिखा होता है। तो जो पुराने जो हमें एविडेंसेस मिलते थे उसके अनुसार हमें यही पता चलता है कि जो यहाँ पे जो इस राज्य की स्थापना की गई है वो बुक्का और हरिहरा द्वारा ही की गई है। नाउ इट वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। स्टूडेंट्स, डायनेस्टीज़ होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। जैसे राजा है तो राजा राज्य को संभाल रहा है, उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, उसके बाद बेटे का बेटा संभालेगा, उसके बाद इस तरह से आगे चलता जाएगा। स्टूडेंट्स, डायनेस्टी को राजवंश बोलते हैं और इसमें एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य को संभालते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजवंशों ने रूल किया था, शासन किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। The Mughal Empire, on the other hand, was founded in the 16th century Common Era in North India by a dynasty of Chagatai Turks from Fargana, Central Asia, who claimed descent from two great warriors, Taimur, the ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey, and Genghis Khan, the ruler of the Mongol tribes of Central Asia and China. नाउ स्टूडेंट्स, चगताई तुर्क्स थे जो फरगाना, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के थे और इन्होंने उत्तर भारत में मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी 16वीं सदी में। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना उत्तर भारत में की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर चगताई तुर्क था और बाबर तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। अब ग्रेट वॉरियर्स, महान योद्धा तैमूर और चंगेज़ खान। तो तैमूर ने ईरान, इराक और टर्की के ऊपर रूल किया था और चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोल ट्राइब्स होते हैं, मंगोल जनजातियाँ। तो चंगेज़ खान ने मध्य एशिया और चीन के मंगोल जनजातियों पर शासन किया था। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, कंपैरेटिव एनालिसिस कृष्णदेव राय एंड अकबर। नाउ स्टूडेंट्स, left side you can read first paragraph, state policies of Krishna Dev Raya, and the right side, state policies of Akbar. Now first of all we'll study about the state policies of Krishna Dev Raya. Centralization of authority through symbolism. Vijayanagara kings claimed to be Hindu sultans और हिंदू सुल्ताना। Now students, सुल्ताना वर्ड संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग है सुल्तान। Now I am continuing the paragraph. Hindu sultans or Hindu sultana and asserted that they ruled on behalf of the god Virupaksha. All royal orders were signed as Sri Virupaksha. Their promotion of strict adherence to dharma was a distinguished feature of the Vijayanagara state. विजयनगर साम्राज्य के राजा अपने आप को हिंदू सुल्तान और हिंदू सुल्तान मानते थे और राजा ये भी मानते थे कि भगवान विरूपाक्ष के ही बिहाफ से यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो क्या होता था, जितने भी वो ऑर्डर्स दिया करते थे, मतलब आदेश जो भी दिया करते थे, उस पे श्री विरूपाक्ष के ही सिग्नेचर्स भी किया करते थे। इसके साथ ही राजा यहाँ पे धर्म का पालन करते थे, धर्म को बढ़ावा भी देते थे। The king ruled with absolute authority. He was thought to have a divine right to rule, though he was assisted by various ministers, officials and military commanders called nayaks.
अब राजा को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, मिलिट्री कमांडर्स जिनको नायक्स बोला जाता है, ये सब होते थे। लेकिन तब भी यही माना जाता था कि राजा को ही दिव्य अधिकार है शासन का, और राजा पूरे अधिकार के साथ शासन किया करते थे। Through grand celebrations of festivals, processions, for example, Mahanavami festival, chariot festivals and pujas such as Dashera, the Vijayanagara kings established their kingship, power, authority and sovereignty over their people and peripheral parts of the empire. अब क्या होता था कि त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जैसे कि महानवमी त्यौहार, चैरियट फेस्टिवल जिसमें रथ यात्रा निकलती है, और अनेकों प्रकार की पूजा जैसे कि दशहरा की पूजा। तो इससे क्या होता था, जो विजयनगर के राजा थे, ये अपनी जो पावर है, अपना जो शासन है और अपना अधिकार अपने राज्य की जनता पे, मतलब अपने राज्य की प्रजा पे और राज्य की सीमाओं पे, मतलब जो बाहरी सीमाएं हैं दूर तक, यहाँ तक ये स्थापित करते थे। Appointment of Brahmanas to high positions. Brahmanas were not just patronized by Vijayanagara kings as ritual specialists, but were also given political, administrative, and military responsibilities. This helped them in legitimizing their power. The founders of the Vijayanagara Empire themselves claimed to be Brahmanas, a departure from traditional Varna hierarchy that associated political power and military strength with the Kshatriyas. Brahmanas, especially of Telugu origin, were appointed as the Nayaks or in charge of important forts, and many were appointed as administrators and accountants. For their services, many Brahmins were granted revenue from villages that were under the crown control. Now students, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो ब्राह्मण्स थे सिर्फ उनको धार्मिक कामों के लिए नहीं रखा गया था, उनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई थी। मतलब उनको मंत्री भी बनाया गया था, सेनापति भी बनाया गया था और बहुत सारे उनको पावर्स दे रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वालों ने ये दावा किया कि वह ब्राह्मण थे, और जो पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ है ये क्षत्रियों से जुड़ी हुई होती थी। मतलब ये ऐसे ही काम करते थे जैसे क्षत्रिय काम किया करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य साउथ में था। तो यहाँ पे जो तेलुगु ओरिजिन के ब्राह्मण्स थे, इनको अपॉइंट किया जाता था। जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट किले होते थे वहाँ पे इनको एज अ इंचार्ज अपॉइंट किया जाता था, और इनको एडमिनिस्ट्रेटर और अकाउंटेंट्स भी बनाया जाता था। इसके साथ ही इनके कामों के लिए, मतलब इनके सर्विसेज के लिए, जो बहुत सारे ब्राह्मण्स होते थे, इनको जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ से रेवेन्यू भी मिलता था। रेवेन्यू होती है एक प्रकार की इनकम, तो वो भी इनको मिलती थी। नेक्स्ट, टेम्पल्स एज द सोर्स ऑफ पावर. Vijayanagara rulers built and renovated several temples and gave patronage to various sects. Krishna Devaraya constructed the Krishna temple, added majestic gopurams to existing temples and constructed tanks and many more. Students, come to the next page. The immense scale of the temples and gopurams established the imperial power and authority and the vast wealth of Vijayanagara kings. Temples had existed before, but the scale and magnificence witnessed during the Vijayanagara period was new. Another noteworthy feature was that the temples began to display royal portrait sculptures, emphasizing the association between the deity and the king. The king's visit to temples were important state occasions. The king had the right to arbitrate in disputes concerning temples and endowed temples with land and revenue grants. Now students, temples is a source of power. इसमें यही बताया गया है कि जो विजयनगर में जो रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों की मरम्मत भी करवाई थी। बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने रिनोवेट करवाया था। इसके साथ ही कृष्णदेवराय ने यहाँ पर कृष्णा टेम्पल, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर भी बनवाया था। ना स्टूडेंट्स, गोपुरम्स होते हैं जो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के मंदिरों में ही देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर का एंट्रेंस होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसके ऊपर बने होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये बने होते हैं तो पहले तो ये चौड़े होते हैं, फिर ये धीरे धीरे कम चौड़े होते जाते हैं और ऊपर तक ये पहुंच जाते हैं और पिरामिड की फॉर्म में ये नज़र आते हैं। कुछ मंदिरों में ये रंग बिरंगे होते हैं और कुछ मंदिरों में ये एक ही रंग के होते हैं जिस पत्थर की ये बने होते हैं, और इसके ऊपर मूर्तियाँ बनी होती हैं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स,
पेज नंबर 155 पे आप देखो, इसमें विरूपाक्षा मंदिर की पिक्चर दे रखी है। ये जो विरूपाक्षा मंदिर है, इसके ऊपर जो ये नज़र आ रहा है ना पिरामिड की तरह, इसी को ही गोपुरम बोलते हैं। कृष्णदेवराय ने कृष्णा मंदिर बनवाया था, मंदिरों में गोपुरम बनवाए थे और पानी के टैंक बनवाए थे। अब जो इतने सारे मंदिर बनवाए गए थे और इतने सुंदर गोपुरम बनवाए गए थे, तो इससे जो विजयनगर के राजा हैं उनके बारे में यही प्रतीत होता था, मतलब ये सब चीज़ें यही दर्शाती थी, जैसे कि धन, शाही शक्ति, कला के प्रति प्रेम। अब मंदिर तो पहले भी थे, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर के राजाओं ने पुराने मंदिरों को रेनोवेट करवाया और नए मंदिर भी बनवाए, गोपुरम बनवाए, तो यहाँ की जो सुंदरता थी, भव्यता थी, वो अलग से ही पहचान में आती थी। अब विजयनगर के मंदिरों में राजा अपनी और देवताओं की मूर्ति एक साथ लगवाया करते थे। राजा जब भी मंदिरों में जाते थे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य के समारोह की तरह माना जाता था ना। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो विजयनगर के राजा थे ये बहुत धार्मिक थे और भगवान विरूपाक्षा के बिहाफ पे ही ये रूल करते थे। अब क्या होता था कि अगर मंदिर में कोई भी डिस्प्यूट्स होते थे मंदिर से रिलेटेड, तो उन विवादों को ये सुलझाते थे और मंदिर की ज़मीन का भी आदान प्रदान करते थे। मतलब ये लोग बहुत धार्मिक थे, ये राजा बहुत धार्मिक थे और मंदिर के लिए ये ज़मीन का दान भी किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैट्रनेज टू इरिगेशन टेक्नोलॉजी। All the kings of Vijayanagara, especially Krishnadev Rai, attributed great importance to constructing huge tanks and other channels for irrigation. According to the contemporary scholar Abdul Razak, a huge tank was built with the help of Portuguese masons. Domingo Paes, who visited Vijayanagara around 1520 CE, wrote about a huge tank that was constructed at the mouth of two hills which used many sluices and pipes to bring water to a city. The people of Vijayanagara used this water to irrigate their gardens and rice fields. It is believed that there were 3 types of irrigation facilities in the Vijayanagara Empire: water storage in the form of tank, channeling of river works through canals, and diversion dams and wells. विजयनगर साम्राज्य में सभी राजाओं ने और इनमें सबसे ज़्यादा कृष्णदेव राय ने सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए टैंक्स बनवाए थे, तालाब बनवाए थे, नहरें बनवाई थी। अब अब्दुल रज़ाक के अनुसार पोर्चुगीज़ राजमिस्त्रियों की हेल्प से बहुत बड़े टैंक का निर्माण किया गया था। राजा कृष्णदेव राय ने एक बहुत बड़ा पानी का टैंक बनवाया था जो 2 पहाड़ियों के बीच था, मतलब 2 पहाड़ियों के मुहानों पर था। अब इस पानी को पाइप्स के थ्रू शहर तक पहुंचाया जाता था और लोग इसको बागों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए यूज़ करते थे। डोमिंगो पेस भारत में विजयनगर में 1520 में आए थे और इन्होंने अपने बुक में इस टैंक के बारे में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में 3 प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं थी, जिसमें सबसे पहले आते हैं बड़े वाटर टैंक्स, दूसरे नहरों और डैम्स के द्वारा, डैम्स होते हैं बांध, नहरों और बांधों के द्वारा पानी पहुंचाना, और तीसरे होते हैं कुएं, वेल्स। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 153, स्टेट पॉलिसीज ऑफ अकबर। Centralization of authority as a key feature. The Mughal emperor had absolute power and all decisions of the state were carried out in his name. The emperor was also the commander-in-chief of the army and the chief authority in all matters of justice. All the nobles and officers in the empire owed their position to the emperor. मुगल एम्परर के हाथ में सारी पावर्स थी, जितने भी डिसीजंस होते थे सब एम्परर के नाम पे होते थे, मतलब सभी निर्णय एम्परर की इच्छा से होते थे। राज्य के हर फैसले के लिए उसकी अनुमति ज़रूरी होती थी। मुगल सम्राट अपनी आर्मी में कमांडर इन चीफ भी था और जितने भी न्याय से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, मैटर्स ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे जो भी निर्णय होता था वो सम्राट का ही चलता था, तो यहाँ का अधिकारी भी सम्राट खुद ही था। मुगल साम्राज्य में जो ऑफिसर्स होते हैं अधिकारी, और नॉबल्स होते थे जो पहले के टाइम में जो रईस होते थे, मतलब जिनका एक हाई सोशल क्लास हुआ करता था, तो ये लोग अपनी पोजीशंस के हिसाब से सम्राट की इच्छा अनुसार काम किया करते थे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस ऑफ द एम्पायर। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज provinces
called Suba, headed by a Subedar as its administrative head. He was aided by other officials such as a Diwan, Bakshi, Kotwal, Sadrkam Qazi and Mir. Subas were subdivided into sarkars or districts where the Faujdar looked after law and order and Amalguzars supervised land revenue assessment and collection. Sarkars were further divided into parganas which comprised villages. Shikdars, Mukaddams and Patwaris were responsible for land records, land revenue collection and maintenance of law and order. मुगल साम्राज्य को बहुत सारे प्रोविंसेस में मतलब प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसको सूबा बोलते थे और हर सूबे का एक सूबेदार होता था। अब जितने भी दूसरे अधिकारी थे जैसे कि दीवान, बख्शी, कोतवाल, सदरकुम काजी और मीर, इन सबका सहयोग इनको मिलता था। अब साम्राज्य को बड़े प्रांतों में डिवाइड किया गया था जिसको सूबा बोलते थे। इसको हैंडल करते थे सूबेदार। अब सूबास को आगे सब डिवाइड किया गया था सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लॉ एंड ऑर्डर को फौजदार देखा करते थे और इसके साथ ही अमल गुजार यहाँ पे लैंड रेवेन्यू और कलेक्शन को देखा करते थे। सरकार को फर्दर डिवाइड किया गया था परगानास में जिसमें गांव आते थे, विलेजेस आते थे। लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को शिकदार्स, मुकद्दम्स और पटवारीज देखा करते थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स एम्ड एट consolidating the empire and preventing rebellions. Akbar followed a policy of matrimonial alliance with the Rajputs. His marriage to Hakkabai, popularly called Jodhabai, daughter of Raja Bharmal of Amber Jaipur, secured for him the crucial support of powerful Rajas of Amber. He also formed matrimonial alliances with several other Rajput princesses. He assigned high posts to Rajput chiefs such as Raja Todarmal and Man Singh in the army and administration. He did not annex Rajput kingdoms that accepted his suzerainty and paid regular tributes. He followed a policy of non-intervention in the internal matters of Rajput states. He abolished jizya and pilgrimage tax which were based on religious discrimination. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि अकबर ने शादी का गठबंधन राजपूत के साथ किया था। इन्होंने मैरिज की थी जोधाबाई से जिनका नाम हरकाबाई भी था। ये राजा भरमेल, अम्बेर के राजा भरमेल की बेटी थी। इस मैरिज से अम्बेर के शक्तिशाली राजाओं का सपोर्ट मिला था। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि शादी का गठबंधन और भी राजपूत राजकुमारियों के साथ किया गया था। इसके साथ ही राजपूत चीफ्स को जैसे कि राजा तोदरमल और मान सिंह को आर्मी में एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी गई थी। अब अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस विवाह गठबंधन किया था राजपूत्स के साथ। राजपूत चीफ्स को जो राजपूत के हेड थे उनको आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन पे हाई पोस्ट पे रखा था और किसी भी राजपूत किंगडम पे, राजपूत राज्य पे कंट्रोल नहीं कर रखा था। मतलब राजपूत किंगडम को, राजपूत राज्य को अपने राज्य के साथ फोर्सफुली नहीं जोड़ा था और जितने भी राजपूत राज्यों के इम्पॉर्टेंट इंटरनल मैटर्स होते थे उस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रखा था। इसके साथ ही पिलग्रिमेज टैक्स और जिजिया टैक्स को बंद कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव पर बेस्ड था। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 154. Religious policy guided by enthusiasm to unite the entire empire. Sulh-i-Kul. Akbar believed in the policy of Sulh-i-Kul, which means universal peace or peace with all. He established a system of governance around his ideas of Sulh-i-Kul. He abolished many taxes that were earlier imposed on non-Muslim subjects. Many intellectual and able Hindus were inducted into the nobility. अकबर सुलह-i-कुल पे विश्वास करते थे जिसका मतलब था पीस बनाए रखना, आपस में एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो ख़त्म कर दिए थे जो नॉन मुस्लिम्स पे पहले लगाए जाते थे। इसके साथ ही ऐसे हिंदूज जो बहुत इंटेलिजेंट थे उनको भी इन्वॉल्व कर रखा था, उनको भी अच्छी डेजिग्नेशंस पे उनको रखा हुआ था।
Next, Din-i-Ilahi, a great change came in the religious policy of Akbar in 1581 Common Era. He combined the best features of all the religions in a grand synthesis known as Din-i-Ilahi. It was an ethical code of conduct and laid emphasis on moral values of good conduct, piety, and compassion. It was viewed as a religious cum ideological path based on reason rather than tradition and on certain commonalities found in all religions. अब अकबर ने क्या किया कि सभी धर्मों के जो भी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे जो भी अच्छे आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, उन सभी धर्मों के एक साथ जोड़े जिनको दिन ए इलाही बोला गया। और इसमें हर एक धर्म के प्रति सम्मान पर, नेक कामों पर, अच्छे आचरण पर, करुणा पर जोर दिया गया। दीन ए इलाही को सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, मतलब सिर्फ धार्मिक ही नहीं, धार्मिक के साथ साथ आइडियोलॉजिकल पाथ के रूप में भी देखा जाता था। आइडियोलॉजिकल पाथ जिसमें सजेशंस दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, जो कि परंपरा से ज़्यादा तर्क पे, लॉजिक पे विश्वास रखते थे। इसके साथ ही दीन ए इलाही में जो सभी रिलीजन्स की, धर्मों की कॉमनैलिटीज़ थी, कॉमनैलिटीज़ होती हैं समानताएं, जो सब एक जैसा था सभी रिलीजन्स में, वो भी सब दिल इलाही में आता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इबादत खाना। इन हिज eagerness to learn about different religions, Akbar built a hall of prayer at Fatehpur Sikri in 1575 Common Era known as the Ibadat Khana. At this place he invited select mystics, intellectuals and theologians, people who study religious thoughts and ideas, and held discussions on religious and spiritual themes. He invited scholars belonging to various religions such as Hinduism, Islam, Zoroastrianism, Christianity, and even atheists, those who did not believe in the existence of God, and conducted religious debates. अकबर को हर एक धर्मों के बारे में जानने की उत्सुकता थी, ईगर थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए प्रार्थना कक्ष बनाया फतेहपुर सीकरी में, जिसको इबादत खाना बोला जाता है। अब इसी प्लेस पे अकबर बुलाया करते थे धार्मिक लोगों को, जो धर्मशास्त्री थे, बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो साधना किया करते थे, धर्म के बारे में बात किया करते थे, और यहाँ पे डिस्कशन होता था, चर्चा होती थी धर्म के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में। अब क्या होता था कि अकबर यहाँ पे हर एक धर्म के विद्वानों को यहाँ पे बुलाते थे, जैसे हिंदू धर्म के, इस्लाम के, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म होता है पारसी धर्म, क्रिश्चियन धर्म के, तो सभी विद्वानों को यहाँ पे बुलाया जाता था। इसके साथ उनको भी यहाँ पे बुलाया जाता था जो नास्तिक थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, और यहाँ पे डिस्कशंस किए जाते थे, धार्मिक डिस्कशंस यहाँ पे होते थे। यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशंस और डिबेट्स किए जाते थे। Next paragraph, approach towards common people. Akbar also instituted Charokha Darshan, where he appeared in front of the people on a balcony. He also took part in Diwan-e-Aam sessions. In these sessions, he met and spoke to the common people. Now students, इसमें यही बताया गया है कि अकबर किस तरह से जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल मतलब जो आम आदमी थे, उनसे बात किया करते थे। जैसे कि झरोका दर्शन होते थे, तो झरोके पे आके वो खड़े होते थे और लोगों को बालकनी से देखते थे। इसी के साथ दीवान ए आम सेशंस होते थे, जिसमें वो आम जनता से मिलते थे और उनसे बात करते थे। Now students, come to the page number 157, social structures under Krishnadev Raya. The king was the center of Vijayanagara state and society. He was the guardian of society and was responsible for ensuring dharma. Now students, विजयनगर राज्य के राजा अपने राज्य के लिए और अपने समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये अपने समाज की भी रक्षा करते थे और अपने धर्म की भी रक्षा करते थे। Brahmanas and Nayakas, they made up much of the ruling class. Brahmanas generally enjoyed great prestige in society due to their sacred duties as the priestly class. Some of the Nayaks become autonomous and semi-autonomous chieftains, and their status and social position increased accordingly. Now students, विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मण्स की उनके पवित्र कार्यों की वजह से बहुत मान सम्मान था, मतलब उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही नायक होते थे जो राज्य की रक्षा करते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते थे। कुछ नायक ऐसे थे
जो एज अ हेड, एज अ लीडर काम किया करते थे, और इससे क्या होता था, इनका स्टेटस, इनकी सोशल पोजीशंस बढ़ती जाती थी. नेक्स्ट, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. It is possible that they formed guilds based on their caste or the commodity they traded in. Guilds were very prosperous associations. Increase in trade encouraged craft production, which would have had a positive impact on artisans. क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं कारीगर. अब कारीगर क्या करते थे, कारीगर वस्तुएं बनाते थे. जब ये वस्तुएं बनाते थे और उनका व्यापार करते थे, तो क्या होता था, ये अपनी एक टीम बनाते थे. या तो ये कास्ट के बेसिस पे होती थी कि मतलब पर्टिकुलर एक कास्ट के हैं, या जो ये कमोडिटी, जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जितने लोग और जो लोग बना रहे हैं उसकी एक एसोसिएशन, एक टीम बनाते थे. और अब जब इनको व्यापार में मुनाफा होता था, तो क्या होता था कि जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए इनको एक एनकरेजमेंट मिलता था. तो एनकरेजमेंट जो मिलता था उससे क्या होता था, आर्टिसंस पे, आर्टिसंस कौन है, कारीगर है, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था. नाउ स्टूडेंट्स, व्यापारी और कारीगर अपनी टीम बनाते थे, अपनी एसोसिएशंस बनाते थे, जिनको गिल्ड्स बोला जाता था. ये एसोसिएशन जिनको गिल्ड्स बोलते हैं इसीलिए बनाए जाते थे ताकि सब मिलकर काम करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मिलकर सॉल्व करें. कारीगर जब चीज़ें बनाते थे और इनको जब व्यापार में मुनाफा होता था, तो इससे इनको और इनकरेजमेंट मिलता था. नेक्स्ट, पेजेंट्स. There were various types of peasantry, ranging from Brahmana landholders who had been granted land to large peasants and landless agricultural laborers. According to some Tamil sources, the leading peasantry could be characterized as having a respectable rank and status. नाउ स्टूडेंट्स, पेजेंट्स होते हैं फार्मर्स, किसान. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के फार्मर्स थे, जैसे कि ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स थे. ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स होते हैं ब्राह्मण ज़मींदार, इनके पास अपनी ज़मीन होती थी. तो ये क्या किया करते थे, ये बहुत सारे बड़े फार्मर्स को अपनी ज़मीन दिया करते थे. और ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए उनको भी ज़मीन दिया करते थे. अब इतने सारे किसान थे, बड़े किसान भी थे, छोटे किसान भी थे. अब इसमें जो सबसे आगे चलने वाले थे, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था, जिनका वर्क सबसे अच्छा था, उनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, उनका स्टेटस बहुत हाई माना जाता था. नेक्स्ट पैराग्राफ, Balangai and Idangai. Another characteristics of Vijayanagara society was the dual division of lower caste into Balangai right hand and Idangai left hand groups. In most cases, the right hand caste, including the Velalas, were mainly involved in agriculture production. The Idangai group comprised people primarily engaged in artisanal production or trade in non-agricultural products, for example, metalwork, weavers, carpenters, masons, and so on. विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा साम्राज्य साउथ में था, और साउथ में जो लोअर कास्ट थे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, वलंगाई राइट हैंड और इदंगाई लेफ्ट हैंड. ये 2 ग्रुप थे लोअर कास्ट के, वलंगाई राइट हैंड, इदंगाई लेफ्ट हैंड. जो वलंगाई राइट हैंड कास्ट ग्रुप है, इसमें वे लालास भी इंक्लूडेड हैं, और ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, ये लोग फार्मर्स थे. इदंगाई ग्रुप के लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे, ये लोग कारीगर थे और व्यापार किया करते थे. जैसे कि ये धातु बनाते थे, जैसे कि लोहा, तांबा, कपड़े का काम करते थे, और लकड़ी का काम करते थे ये, और ये राजमिस्त्री का काम करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ, विमेन. Sources do not provide a comprehensive picture of the various strata of women in Vijayanagar society. It is difficult to homogenize the experiences of a few women that sources mention. Society does appear patriarchal. However, one can assume the contribution of women would have been significant in agricultural and non-agricultural activities. Now students, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में विमेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इनका योगदान रहा होगा. नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर्स अंडर अकबर. एम्परर एट द सेंटर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज द रूलर. ही वॉज ऑल पावरफुल एंड द pivot that held the various social groups together. मुगल साम्राज्य में राजा, सम्राट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था,
और बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। और ये सभी सोशल ग्रुप्स होते हैं सामाजिक ग्रुप्स, इन सभी सोशल ग्रुप्स को ये एकजुट बनाए रखता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, नोबिलिटी। Below the emperor was the ruling elite or the nobility. Most of the nobles had lavish lifestyles with access to a portion of the land revenue that they collected from the jagirs granted to them and salaries. मुगल साम्राज्य में नॉबल्स होते थे जिनका पोजीशन बहुत हाई होता था, जैसे ये सेनापति होते थे, ज़मींदार होते थे, और इनका बहुत लेविश लाइफस्टाइल हुआ करता था। नाउ स्टूडेंट्स, नॉबल्स हाई पोजीशन पे होते थे और इनको जागीर दी जाती थी। इस जागीर से ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। Artisans ranged from the master craftsperson in an imperial कारखाना to the local village potter. There was a prosperous merchant community engaged in internal and external trade. कारीगर और व्यापारी। Now students, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि मुगल साम्राज्य में बड़े कारीगर भी थे जो बड़े कारखानों में, शाही कारखानों में काम करते थे, और छोटे कारीगर भी थे जो छोटे से गांव में भी काम करते थे। अब कारीगर जो चीज़ें बनाते थे, जो वस्तुएं बनाते थे, जैसे ज्वेलरी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और भी बहुत कुछ लकड़ी की चीज़ें भी बनाते थे, तो इनको आगे व्यापार करने के लिए भेजते थे। तो एक व्यापारिक समुदाय था, मर्चेंट कम्युनिटी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में एंगेज थी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पेजेंट्री। At one end of the spectrum, where the big zamindars who enjoyed superior rights in land constituted the ruler elite, they could be village headmen or local chieftains to whom many peasants paid the taxes due to the state. At other end of the spectrum were landless laborers. In between were the big peasants who could afford to use hired labor and the small peasant who produced enough for their living. नाउ स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में किसानों के बारे में ही बताया गया है कि क्या होता था कि बड़े किसान होते थे, छोटे किसान होते थे, इसके साथ ही बड़े ज़मींदार होते थे। तो जो बड़े ज़मींदार होते थे वो किसानों से टैक्स वसूल किया करते थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे किसान होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वो एज अ लेबर काम करते थे। अब जो बड़े किसान होते थे वो छोटे किसानों को काम देते थे, एज अ लेबर उनको हायर करते थे, छोटे किसानों को काम देते थे। अब क्या होता था कि जो किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो बड़े किसानों के पास एज अ लेबर काम किया करते थे, तो इससे उनका भी गुजारा हो जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अदर प्रोफेशनल्स। द कंटेम्प्रेरी ट्रैवलर बर्नियर ऑल्सो टॉक्स ऑफ अदर प्रोफेशनल ग्रुप्स लिविंग इन अर्बन सिटीज़, फिजिशियंस, हकीम और वैद, टीचर्स, पंडित और उलेमा, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रेनियर ट्रैवलर थे जो मुग़ल एम्पायर में आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर। इस बुक में इन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप्स के बारे में लिखा था, जैसे कि फिजिशियंस जो डॉक्टर्स होते हैं, हकीम, वैद, टीचर्स, पंडित, उलेमा, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, चित्रकार, आर्किटेक्ट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट पैराग्राफ, विमेन। Royal and noble women may have enjoyed some degree of access to political power, a greater share in inheritance, possibility of participating in economic transactions, and a greater degree of religious freedom. Many Mughal queens and princes were learned and educated. They participated in the government and often provided valuable advice and carried out commercial transactions as well. Akbar is thought to have introduced several reforms aimed at improving the position of women. It is, however, impossible to determine the extent to which they were implemented and the impact they would have had. Generally speaking, women would have contributed significantly to agriculture and non-agriculture production. Women in merchant families participated in commercial activities as well, and it is unlikely that women would have been wholly confined to the private and domestic sphere. Now students, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि मुग़ल क्वींस एंड प्रिंसेसेस, मुग़ल रानियाँ और राजकुमारियाँ पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, और ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी करती थी। जो साम्राज्य था उसमें जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस थी, जो आर्थिक लेन देन थे, और अगर इनको कुछ एडवाइस भी देना होता था तो ये पार्टिसिपेट किया करती थी। ये जो शाही और नॉबल विमेन होती थी, मतलब जो औरतें जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, जो शाही घर से बिलोंग करती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ हद तक राजनीति में भी इन्वॉल्व होती थी
इनको विरासत में भी इनका शेयर मिलता था, और ये जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब जो आर्थिक लेन देन होते हैं, उसमें भी अपनी सजेशंस दिया करती थी, और इनको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली हुई थी। मुग़ल साम्राज्य में अकबर ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जिससे विमेंस की स्थिति, पोजीशन और भी इम्प्रूव हो सके। ऐसा कहा जा सकता है कि विमेंस का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में रहा होगा। जो औरतें मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, उनका योगदान कमर्शियल एक्टिविटीज़ में रहा है। विमेंस अपना योगदान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, व्यापार में दिया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सिर्फ प्राइवेट और डोमेस्टिक वर्क में ही इन्वॉल्व रहती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 158, नेचर ऑफ लैंड होल्डिंग अंडर कृष्णदेव राय, द नायका सिस्टम और नायनगरा सिस्टम. The Amara Naikas or the Naikas appear to be military commanders or chiefs who usually controlled forts or tracts of territory and maintained armed supporters. They were supposed to send armed support to the king when required by him. Some Amara Naikas were usually given the forts or territories to govern. They collected taxes and other dues from all sections of people living on the land given to them, retained part of this income for their personal use and for maintaining cavalry or elephant units, and sent the rest to the imperial treasury annually. Some of the revenue collected by them could also be used to maintain temples and irrigation works. The Nayaks had to personally appear at the royal court to express their loyalty to the king, at least initially. They could be transferred from one place to another. अमारा नायक्स और नायक्स मिलिट्री कमांडर्स होते थे, चीफ्स होते थे, जैसे सेनापति होते थे ये, और ये किलों की रक्षा करते थे, किलों के आसपास के इलाकों की भी रक्षा करते थे, और ये सेना मेंटेन करके रखते थे। इनकी पूरी सेना होती थी, जब भी राजा को ज़रूरत होती थी तो ये पूरी सेना राजा के पास पहुंचाते थे। अमर नायक को रूल करने के लिए फोर्ट्स दिए जाते थे, किले दिए जाते थे और टेरिटरीज दी जाती थी। अमर नायक के पास सेना होती थी, हथियार होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे। उन्हें राजा ज़मीन देते थे जहाँ पे वो रूल किया करते थे, और लोगों से टैक्स वसूलते थे। जो टैक्स इनको मिलता था वो इनके पर्सनल यूज़ में भी काम आता था। जो उन्होंने घोड़े और हाथी पाले होते थे उनकी मेंटेनेंस के काम आता था, और इसके साथ ही जो बच जाता था वो ये प्रति वर्ष शाही खजाने में भेज दिया करते थे। Some of the revenue collected by them could also be used to maintain temples and irrigation works. The Nayaks had to personally appear to the royal court to express their loyalty to the king, at least initially. They could be transferred from one place to another. अब जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इसका कुछ हिस्सा मंदिरों को बनवाने में और सिंचाई के भी ये काम आता था। अमर नायक को राजा के दरबार में उपस्थित होना होता था, अपनी लॉयल्टी बताने के लिए, अपनी निष्ठा बताने के लिए। इसके साथ ही इनका ट्रांसफ़र भी एक जगह से दूसरी जगह हो सकता था। नेक्स्ट, टेम्पल लैंड ग्रांट्स, द कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ टेम्पल्स एंड द ग्रांट ऑफ लैंड एंड और रेवेन्यूज टू देम ट्रांसफॉर्म्ड टेम्पल्स इनटू इम्पॉर्टेंट लैंड होल्डर्स। मंदिरों के निर्माण के लिए और मंदिरों को रेनोवेट करवाने के लिए जो रेवेन्यूज़ दिए जाते थे, जो ज़मीन दी जाती थी, तो क्या होता था, जहाँ पे ये मंदिर होते थे वो ज़मीन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती थी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डन विद नेचर ऑफ लैंड होल्डिंग अंडर कृष्णदेव राय. नाउ वील स्टार्ट नेचर ऑफ लैंड होल्डिंग अंडर अकबर. The Mansabdari system. The Mughals introduced a unique system of ranks and linked the same to the local and land revenue administration. Under this system, each officer known as Mansabdar was given a rank or a mansab. It was a grading system used to fix the rank, salary, and military responsibilities to the officer. The rank were divided into Zaat and Sawar. Zaat fixed the Mansabdar's personal status and salary. The higher the Zaat, the more prestigious was the noble's position in the royal court, and he also drew a high salary. The lowest rank was 10 and the highest was 5,000 for nobles. Sawar indicated the number of cavalrymen the Mansabdar could keep. The Mansabdar received their own salaries in the form of revenue assignments called Jagirs.
Since the Jagirs were not hereditary, the Mansabdars only enjoyed the right of revenue collection from land given to them. A Mansabdar generally entered service at a low rank but rose higher through loyalty. Now स्टूडेंट्स, मनसबदारी सिस्टम सम्राट अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा जाता था। इस सिस्टम में जो भी अधिकारी थे उनको एक रैंक दिया जाता था जिसको मनसब बोला जाता था। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जिसमें क्या रैंक मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, कितनी सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, ये सब तय किया जाता था। रैंक को 2 डिविजन्स में बांटा गया था, जात और सवार। जात होता था जिसमें मनसबदार की पर्सनल स्टेटस और सैलरी को दिखाता था। जितना उसका जात हायर था, मतलब जितना उसका पर्सनल स्टेटस हाई था, उतना ही उसको राज दरबार में अच्छी पोजीशन मिलती थी और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी हाई सैलरी भी होती थी। अब ये जो मनसबदार होते थे जिनका हाई स्टेटस होता था, हाई सैलरी होती थी, उनको राज दरबार में उतनी हाई पोजीशन मिलती थी। अब ये जो लोग होते थे इनमें जो रैंक्स है ये कम 10 की है और हाईएस्ट इनमें 5000 की है। इसके साथ ही सवार होता था जिसमें मनसबदार कितने घोड़े रखेगा और कितने घुड़सवार सैनिक रखेगा ये तय किया जाता था और ये उसके रैंक के अनुसार होता था। मनसबदारों को उनकी सेवाओं के लिए जागीर दी जाती थी। जागीर होती है लैंड, तो उनको जो जागीर दी जाती थी इससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब इससे उनकी सैलरी आती थी जो रेवेन्यू के फॉर्म में होती थी। मनसबदार जागीर से लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जागीर इनको पूर्वजों से मिली थी। ये जागीर इनको दी गई थी इनकी सेवाओं के लिए, जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। मनसबदार जब सर्विसेज में एंटर होते थे तो शुरू में ये लो रैंक पे ही होते थे, पर ये लॉयल होते थे और अपनी लॉयल्टी की ही वजह से ये धीरे धीरे हाई रैंक तक पहुंच जाते थे। Next types of Jagirs. The land directly owned by the emperor was called Khalisa land, but in theory all the land belonged to the emperor. He in return gave grants of land to people in the form of Jagirs. First, Tankha Jagirs, given in lieu of salary, were transferable. Watan Jagirs, given to Rajputs and other important chieftains. Their lands, Watan, were given back to them as Watan Jagirs. These were non-transferable. Next, Inam Jagirs. Such Jagirs were granted to learned clerics and scholars in recognition of their contribution and were not transferable. Inam Jagirs encouraged extension of agriculture as half of the Inam Jagirs had to cultivable wastelands. When Jagirs were temporarily transformed into Khalisa lands, they were called Pebaki lands. जितनी भी लैंड थी, ज़मीन थी, सब एम्परर की ही थी। एम्परर क्या करते थे, जागीर को मनसबदारों को दिया करते थे। मनसबदार जागीर से टैक्स वसूला करते थे, लेकिन वो ज़मीन जिसको जागीर के रूप में नहीं दिया जाता था, जो डायरेक्टली एम्परर के नियंत्रण में रहती थी, उसको खालिसा लैंड बोलते थे, खालिसा ज़मीन बोलते थे। अब इसमें सबसे पहले आती है तनख्वाह जागीर। अब जो मनसबदार होते थे इनको जो सैलरी दी जाती थी, तो सैलरी के बदले इनको जागीर दी जाती थी, जो तनख्वाह होती थी इनकी। तो जो ये तनख्वाह जागीर दी जाती थी ये ट्रांसफरेबल होती थी, मतलब ये 3 से 4 सालों में बदल दी जाती थी। Next, Watan Jagirs, given to Rajputs and other important chieftains, their land, Watan, were given back to them as Watan Jagirs. These were non-transferable. स्टूडेंट्स, वतन जागीर थी जो मुग़ल एम्परर्स के द्वारा राजपूतों को दी जाती थी, और ये इसलिए दी जाती थी ताकि राजपूतों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, राजपूतों का भी इनको सपोर्ट मिलता रहे। और जो ये जागीर दी जाती थी ये पुश्तैनी जागीर होती थी जो कि नॉन ट्रांसफेरेबल होती थी। इनाम जागीर होती थी जो मुग़ल साम्राज्य में विद्वानों को, धार्मिक लोगों को, पंडितों को उनके कार्यों के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दी जाती थी, और ये भी नॉन ट्रांसफेरेबल थी। इनाम जागीर में ऐसी ज़मीन भी कई बार दी जाती थी जो आधी बंजर होती थी। इसका उद्देश्य ये होता था कि बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाया जा सके, उसमें खेती की जा सके और इससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता था। नाउ स्टूडेंट्स, खालिसा ज़मीन होती है जो डायरेक्टली एम्परर के नियंत्रण में होती है, और जब जागीर्स को टेम्परेरीली कुछ समय के लिए खालिसा
ज़मीन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको पैबाकी ज़मीन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रीजन। फर्स्ट, एग्रीकल्चर. Agriculture seems to have flourished and formed the basis of the fabled wealth of Vijayanagara, though much of the agriculture surplus would have been extracted by the state through its agents. Literary or archaeological sources do not record many instances of drought or famine or rural distress. Now students, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि विजयनगर में एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश हुआ, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत विकास हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस को राज्य के एजेंट्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, मतलब निकाल लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सूखे के, अकाल के, ग्रामीण विपत्तियों के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड. Krishnadevaray's encouragement in foreign trade, especially in horses, helped to substantially increase the volume of trade in other commodities as well. Contemporary travelers have described flourished inland, coastal and overseas trade. It is believed that Vijayanagara had 300 seaports. These travelers have also described the bustling markets of Vijayanagara. These were stocked with a variety of goods such as horses, precious stones, spices, jewelry, pearls, and so on. Trade in high-value goods from other countries enhanced the status and prestige of merchants in society, while revenue from trade contributed to the general prosperity of the state and its people. Trade encouraged specialization among merchants, with some merchants associated with particular commodities. कृष्णदेवराय ने फॉरेन ट्रेड को इनकरेज किया। फॉरेन ट्रेड होता है विदेशी व्यापार, तो व्यापार को इन्होंने प्रोत्साहित किया, स्पेशली घोड़ों के व्यापार में। अब जब घोड़ों का व्यापार होता था तो इसके साथ साथ जो दूसरी कमोडिटीज़ है उसका भी व्यापार होने लगा। विजयनगर साम्राज्य में जो ट्रैवलर्स आया करते थे उन्होंने विजयनगर के इंटरनल ट्रेड, कोस्टल ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड का वर्णन किया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 300 सी पोर्ट्स थे। सी पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, और विजयनगर साम्राज्य में ये सी पोर्ट्स बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत काम आते थे। ट्रैवलर्स ने यहाँ के चहल पहल वाले बाज़ारों का वर्णन किया है और ये भी वर्णन किया है कि इन बाज़ारों में हमेशा स्टॉक अवेलेबल रहता था। बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स थे, जैसे कि घोड़े थे, प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर थे, स्पाइसेस मसाले थे, पर्ल्स मोती थे, ज्वेलरी थी और बहुत कुछ था। हाई वैल्यू गुड्स होती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनका प्राइस भी हाई होता है। तो क्या होता था, जब व्यापारी दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे और इनको मुनाफा होता था तो इससे सोसाइटी में इनका स्टेटस और प्रेस्टीज बढ़ती थी। इसके साथ ही जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए काम आता था। अब व्यापार जो होता था इससे बहुत इनकरेजमेंट मिला था व्यापारियों को, और जो व्यापारी होते थे ना, ऐसा नहीं है कि वो हर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्पेशलाइजेशन होता था। जैसे कि मसालों के अलग व्यापारी होते थे, घोड़ों के अलग व्यापारी होते थे, ज्वेलरी के अलग व्यापारी थे। तो व्यापारियों में भी स्पेशलाइजेशन था कि पर्टिकुलर कौन सी कमोडिटी का व्यापार कर रहे हैं। नेक्स्ट, temples as centers of economic activities. Temples became centers of economic activities such as banking, trading, and so on. The remains of rows of shops on either side of the roads leading to the Virupaksha temple in Hampi suggest that the temples were centers of commerce. Temples provided employment and encouraged irrigation too. Very often they became the center of towns and helped in urbanization of the area. विजयनगर साम्राज्य में मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, मंदिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर रहे हैं। स्टूडेंट्स, रिमेन्स होते हैं अवशेष। विरूपाक्षा मंदिर हम्पी में है। विरूपाक्षा मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों की दोनों ओर दुकानों की कतारों से यही संकेत मिलता है, यही समझ आता है कि मंदिर व्यापार के केंद्र रहे हैं। मंदिरों के द्वारा रोजगार भी मिलता था। मंदिरों ने रोजगार और सिंचाई दोनों को बढ़ावा दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि बैंकिंग, ट्रेडिंग, टेम्पल से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था। तो ये शहर के बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य कमर्शियल केंद्र रहे हैं और इससे क्या हुआ, इससे अर्बनाइजेशन में भी हेल्प मिली। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अकबर्स रेन. Agriculture remained the most important activity and land revenue, the most important source of income for the Mughal state. Different classes of the rural population were involved in agriculture and had a variety of different rights and obligations. There are references to
sharecroppers and landless agriculture laborers as well. नाउ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अकबर के शासन में। हमने लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था, जब हमने देखा था कि जागीर्स होती हैं उनको दिया जाता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो मुग़ल स्टेट में ये सब कुछ होता था जिससे इनको इनकम आती थी। एग्रीकल्चर में हर प्रकार के ग्रामीण लोग इन्वॉल्व थे और इनको बहुत सारे राइट्स दिए जाते थे। राइट्स होते हैं अधिकार, इनको अधिकार भी दिए जाते थे, और ऑब्लिगेशंस होते हैं कर्तव्य। तो इनके कर्तव्य भी थे और राइट्स भी थे। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ये किसान होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। शेयर क्रॉपर्स होते थे ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन ये दूसरे की ज़मीन पर काम किया करते थे। तो जिस ज़मीन पे ये काम करते थे उसका ये रेंट देते थे, और रेंट में क्या देते थे कि जो भी इन्होंने फसल उगाई है और फसल से जो भी इनको मिला है उसका कुछ हिस्सा ये जिसकी लैंड पे ये काम कर रहे हैं उसके ऑनर को दे देते थे। नेक्स्ट, टैक्सेशन। अकबर्स मिनिस्टर तोदरमल डिज़ाइन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. He inaugurated a survey of crop yields, prices, and areas under cultivation over 10-year period. On the basis of this survey, the tax was fixed for each crop in each province was divided into revenue circles, each with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system worked well for lands near the center of the empire. अकबर के मंत्री तोदरमल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिज़ाइन किया था। इन्होंने ये सर्वे किया था कि किस एरिया में कितनी खेती हुई है, किस एरिया में फसल सबसे ज़्यादा हुई है, और कौन से खेत खेती करने योग्य हैं। तो जो ये सर्वे किया था उसके बेसिस पे इन्होंने सभी फसलों का टैक्स फिक्स किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड. क्राफ्ट प्रोडक्शन particularly in luxury goods such as jewelry, carpets, muslin, silk and brocades flourished. Akbar's support to state workshops or karkhanas, ornaments and jewelry making and manufacturing of guns as well known. In addition, textile manufacturing, iron and steel making and diamond mining were considered valuable activities in this period. The Mughals seem to have been aware of the profits that could be made from long-distance trade. Several Mughal noblemen and queens from Akbar's time owned ships. There was an effort to establish security and stability in the countryside, construct sarais, resting places for the benefit of traders and travelers. Encouragement was given to activities related to shipbuilding. Areas such as Gujarat, Bengal were annexed to gain access to profitable trade routes. मुग़ल साम्राज्य में क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत हाई और फ्लरिश था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि ज्वेलरी, कारपेट्स, फैब्रिक जैसे कि मसलिन, सिल्क, ब्रोकेट्स। अकबर ने अपने राज्य में बड़े बड़े कारखाने बनवाए थे जहाँ पे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और गन्स बनती थी। जो गन्स इनको काम आती थी जब इनका कहीं युद्ध होता था तो उसमें काम आती थी, जैसे जिसमें तोप होती थी, बंदूकें होती थी। तो ऐसे इसने बहुत सारे कारखाने बनवाए थे। इसके साथ ऐसे कारखाने भी थे जहाँ पे कपड़े बनते थे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन, स्टील, डायमंड। तो ये जो सब चीज़ें बनती थी इसके लिए बड़े कारखाने अकबर ने बनवाए हुए थे। मुगल्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मतलब जो व्यापार दूर तक होते हैं और उनसे क्या प्रॉफिट होता है इसका पूरा नॉलेज था। अकबर के समय में ऐसे लोग जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, बहुत अमीर लोग थे, रानियाँ थीं, इनके पास अपने जहाज़ थे। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन कर रखी थी। इसके साथ ही जो ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स आते थे, जो बिज़नेस के लिए ट्रेडर्स, व्यापारी आते थे, उनके लिए सराय बनवाई हुई थी जिसको रेस्टिंग प्लेसेस बोलते हैं। दूर तक के व्यापार के लिए शिप्स की ज़रूरत होती थी, जहाज़ों की ज़रूरत होती थी। तो अकबर ने ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे शिप बिल्डिंग होती है जहाज़ का निर्माण, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे जहाज़ का निर्माण हो सके इसको एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था। प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स होते हैं लाभदायक व्यापारी मार्ग। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए, यहाँ के एक्सेस के लिए गुजरात और बंगाल के एरियाज़ को भी अपने साथ ही जोड़ लिया था। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। थैंक यू।